सो डियर स्टूडेंट्स, हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की कि हमारे पास दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक सेलर रेस्पिरेशन होती है, एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन होती है। ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर होती है, सेलर रेस्पिरेशन जो है वो एक छोटे से सेल के लेवल पर होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन को ही ब्रीथिंग कहते हैं, तो जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है सो इट इज़ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो आज के टॉपिक में हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में बात करनी है। सो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एयर पैसेज वेज क्या होते हैं ह्यूमंस के अंदर, यानी हवा कहाँ कहाँ से गुजर कर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, या फिर रेस्पिरेशन अगर ह्यूमंस के अंदर करवानी है तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, ये कंटेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके अलावा हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है किस तरह है। उसके बाद एयर पैसेज वेज, यानी हवा किस किस जगह से गुजर के जाती है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद लंग्स क्या हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है उसके लिए एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इंसान का वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सारे स्ट्रक्चर्स पर मौजूद होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद होती है? सबसे पहले हमारे पास नोज़ मौजूद होती है। नोज़ से जब एयर आती है वो नीचे ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया के बाद ये हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और ये हमारे पास नीचे क्या मौजूद होते हैं? दो लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास नोज़ आ गया, ट्रैकिया वगैरह आ गया, और उसके बाद लंग्स वगैरह आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एयर पैसेज वेज की, कि जो एयर पैसेज वेज में मुराद ये है कि एयर पैसेज वेज से कि हमारे पास जो एयर है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से वेज से पास करती है, ठीक है, किस रास्ते से गुजर के जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, इससे एमसीक्यू भी आता होता है, ठीक है। अब हमारे पास एयर पैसेजवेज हैं क्या? एयर पैसेजवेज में सबसे पहले हवा जो है वो नाक के अंदर एंटर होती है, नोज़ के अंदर, ठीक है। जब एयर नोज़ के अंदर जाती है तो नोज़ से वो एयर फेरिंग्स के अंदर जाती है। फेरिंग्स कहते हैं गले को, ठीक है। तो नाक से हवा कहाँ जाती है? गले के अंदर। गले के बाद लेरिंग्स मौजूद होता है। फेरिंग्स के बाद क्या मौजूद होता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि आवाज़ जो पैदा करवाता है ना वो यही पैदा करवाता है। अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड का कि हवा पहले लेरिंग्स में जाती है या फेरिंग्स में जाती है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हवा पहले फेरिंग्स में जाती है, फिर लेरिंग्स में जाती है। पहले गले में जाती है, गले के बाद ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारा गला है, गले से आगे जो गर्दन आ जाती है वो हमारे पास लेरिंग्स कहलाती है, ठीक है, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। तो ये पहले नाक में हवा एंटर होती है, नाक से वो मुंह के अंदर या गले में जाती है, गले से वो कहाँ जाती है? गर्दन के अंदर। तो फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाती है। गर्दन के बाद क्या शुरू हो जाती है? ट्रेकिया शुरू हो जाता है, ठीक है। वहाँ से हवा ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई मौजूद होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर एयर चली जाती है। ब्रोंकाई के अंदर जाने के बाद एयर कहाँ जाती है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाती है, और ब्रोंक्यूल्स के बाद वो कहाँ जाती है? लंग के अंदर एंटर होकर एल्वियोलर डक्ट के अंदर चली जाती है, और एल्वियोलर डक्ट के अंदर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, और एल्वियोलाई के अंदर वो एयर मौजूद हो जाती है, ठीक है। तो एल्वियोलाई बेसिकली वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लंग का, ठीक है। सो ये सबसे छोटा यूनिट है, इसके अंदर हवा ने पहुंचना होता है। अब एल्वियोलाई, सपोज ये एक एल्वियोलाई है, इसके अराउंड ये मैंने ऑक्सीजन क्यों अंदर लेके गया हूँ? मुझे क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने के लिए? ये ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है? ऑक्सीजन ने मुझे इस तरह तो मेरे फिंगर को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या मैं ऑक्सीजन फिंगर को दे रहा हूँ? नहीं, मैं तो लंग्स को दे रहा हूँ। फिर मेरे लंग्स से ऑक्सीजन वो फिंगर तक कैसे पहुँचेगी? तो एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ना कैपिलरीज का जाल मौजूद होता है। ये जो कैपिलरीज का जाल है ना, यहाँ ब्लड मौजूद है, तो हवा या ऑक्सीजन जो है यहाँ से कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है, और कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है, तो खून जो है वो उसके ज़रिए से ऑक्सीजन मेरी उंगली तक भी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये ब्रीदिंग होती है। अब मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का? तो ब्रीदिंग के अंदर ना दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन कहते हैं इनहेल करने को, हवा अंदर लेके जाना क्या कहलाता है?
इनहेलेशन, और हवा को बाहर निकालना क्या कहता जाता है, एक्सहेलेशन। अंदर क्या लेके जाते हैं हम, ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। अब हम एक एनिमेशन के जरिए से देखेंगे कि ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस किस तरह आकर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी हवा बाहर से अंदर जाती है, ये क्यों जाती है, ये इसलिए जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का जो या कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है उसका डिफरेंस मौजूद होता है। सबसे पहले यहाँ पे एयर पैसेजवेज दोबारा दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास नोज़ है, नोज़ के बाद हमारे पास ओरल कैविटी यानी फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास लंग मौजूद हैं। ठीक है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। लंग के नीचे डायफ्राम मौजूद है। डायफ्राम एक्चुअली असिस्ट करता है, मदद देता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस उसमें एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया आपको। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी जो लंग्स के अंदर प्रेशर वो 760 मिलीमीटर ऑफ एजी है इस टाइम। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। और हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इस टाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का बाहर प्रेशर ज़्यादा, लंग्स में कम है। तो होता क्या है, बाहर से ऑक्सीजन खुद ब खुद कहाँ चली जाती है, लंग्स में। लंग्स में जब जा रही है, आपको नज़र आ रहा है डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं, फैल रहे हैं, ये प्रेशर इधर बढ़ रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर गई है। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है और लंग्स फैल जाते हैं। जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर को मूव करेगा तो लंग्स ऊपर को खींचेंगे और हवा अंदर से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली मैकेनिज्म था, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इनहेलेशन का दूसरा नाम इंस्पायरेशन भी है और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम एक्सपायरेशन भी है। ये एक्सपायरेशन है और ये इंस्पायरेशन है। तो ये हमारे पास बेसिकली आज के टॉपिक में हमने पढ़ना था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, तो नोज़, ट्रेकिया और हमारे पास लंग्स पर मुश्तमिल है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद एयर पैसेजवेज में क्या क्या मौजूद है, सबसे पहले एयर नोज़ में जाती है, नोज़ से एयर फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो एल्वियल डक्ट में जाती है, एल्वियल डक्ट से एल्विलाई में जाती है, और एल्विलाई तक ही हमने गैस को पहुंचाना होता है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज़्म क्या है ब्रीदिंग का, मैकेनिज़्म लंग्स क्या है, लंग्स हमारे पास बैग्स की तरह होते हैं, इन्फ्लेटेड बैग्स की तरह। ठीक है, जिनको खाली भी किया जा सकता है और उनको ओपन भी किया जा सकता है हवा के ज़रिए से। अब होता क्या है कि हमेशा हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, तो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ खुद ब खुद एयर मूव कर जाती है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो मैकेनिज़्म क्या है, तो बेसिकली ब्रीदिंग या हमारी जो रेस्पिरेशन है उसके दौरान दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। हवा अंदर ले जाने के अमल को क्या कहते हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं, और हवा बाहर निकालने के अमल को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, सो ये जब इंस्पायरेशन हो रही होती है तो हमारा डायफ्राम नीचे मूव करता है और रिब्स अंदर को मूव करती हैं और वो रिब्स बाहर की तरफ फैल जाती हैं, लंग्स भी फैल जाते हैं। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम ऊपर को मूव करके लंग्स पर दबाव डालता है और लंग्स को पिचका देता है और उससे एयर निकल के बाहर आ जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं हमारे पास। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।